हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो सामाजिक विज्ञान में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चंस बताने वाला हूं उन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। इससे बाहर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न वो देखने वाले हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी आपका आंसर के साथ देखा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितना आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूं ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। बिल्कुल तैयार करके ही जाना। एकदम आप लोग सामाजिक विज्ञान में 90% फोड़ कर आओगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है बच्चा पार्टी ओनली 20,000 लाइक। तो आप लोग 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम लोग जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान में 90% लाएंगे क्योंकि आप लोग जितना मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उन सारे वीडियोस को देखो। इस वीडियो से आप लोगों का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रारंभ जो है ना वो फ्रांस से हुआ था। याद रखना किस देश से हुआ है? फ्रांस से, ठीक है। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है हिटलर को, गा है आपका विलियम प्रथम एंड घा है मैथ्सनी, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण इन दोनों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अब यहां आपको यह बताना है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। इसलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह एंड घा हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मेन रीजन। तो का ऑप्शन हमारा रॉलेट एक्ट, खा है हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध, गा है आपका खिलाफत आंदोलन एंड घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। तो ये हमारा खिलाफत आंदोलन हो गया। ये हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको ढूंढा गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन में है। या फिर आपके पास खा ऑप्शन है जिनेवा एंड गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो आपको यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इन चारों में से कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल माइंड में रट लो, याद कर डालो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है अनुबंध व्यवस्था। जो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो अनुबंध व्यवस्था है उसको किस और नाम से जाना जाता है? का ऑप्शन है आपका आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, गा है सशस्त्र प्रथा एंड घा है नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग सोचकर बताओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो है नई दास प्रथा। किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको बता रहा हूं सारा याद ही रखना है आप लोगों को। इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करके ही पेपर देने जाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन आपका अजैवीय संसाधन है? ठीक है, एक होता है जैवीय संसाधन, एक होता है अजैवीय संसाधन। जैवीय संसाधन जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, जीव मंडल में होते हैं। और आपका जो अजैवीय संसाधन होता है वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु, गा है आपका पौधे एंड गा है मछलियां। तो इसमें से बताओ कि निर्जीव क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से निर्जीव क्या है? वही आपका अजैवीय संसाधन हो जाएगा। तो आपका इसमें चट्टाने हैं, क्या है? निर्जीव है। तो ये आपका हो जाएगा अजैवीय संसाधन, ठीक है। आसानी से याद हो गया होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग फोकस करो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई एंड घा है अति पशुचारण। तो पंजाब में आपको बताना है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है पंजाब में। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अगर कपास की खेती करना है तो उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जितना मैं आपको क्वेश्चन से बता रहा हूं वो टॉप क्वेश्चन है, मतलब 100% वाले क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से आएंगे। क्योंकि जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं पूरा इसी वीडियो में मैंने लिया है और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर का है काली खेती, काली मृदा, काली मृदा है, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा अच्छी है? तो कपास खेती देखो, का से कपास, का से काली मृदा, तो काली मृदा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, सभी को याद भी हो गया होगा। अगला देखो यहां क्वेश्चन नंबर 10 समझना। चिपको आंदोलन संबंधित है, एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन। अगला हमारा यहां ऑप्शन है का मृदा संरक्षण से, खा है वन संरक्षण से, गा है जल संरक्षण से एंड घा है वायु संरक्षण से। देखो चिपको आंदोलन का थोड़ा सा आप लोग समझना। जैसे पहले क्या होता था कि पेड़ पौधों को मतलब जो पेड़ है उनको काटा जाता था, तो उनको रोकने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे कि इसको मत काटो। क्योंकि भाई देखो पेड़ लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और सारे जो मतलब चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए इससे आपका वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। याद हो गया, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग फोकस करो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना याद कर लो, टिहरी बांध परियोजना मानचित्र में भी आता है, तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका देख लो, आपके पास ऑप्शन नंबर का है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब है, खा है आपके पास, खा है गुजरात, गा है उत्तराखंड एंड घा है मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर एक बार में ना समझ में आए, आप दोबारा वीडियो को देखो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। इसको आप नोट मत बनाओ, आप लोग इसको दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए और जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूं उसको भी आप फटाक से पढ़ते रहो, मतलब लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखो, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में।
तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी रबी फसल है, मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सी रबी फसल है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से का ऑप्शन है चावल, खा है आपका चना या फिर काला चना, गा है आपका मोटे अनाज या घा है कपास। तो इसमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल और खरीफ फसल मैंने आप लोगों को दोनों चीजें पढ़ाई थी, ठीक है, और आप लोगों को दोनों याद भी होगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना, जैसे आप लोगों का यहाँ जो है ना, यहाँ का चना या फिर काला चना क्या है, रबी फसल है। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, इसी क्वेश्चन को देखो, फिर यही क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, रबी की फसल है। अब इसमें काला चना वाला ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप लोग एक ही चीज याद करोगे, रबी की फसल में एक ही चीज याद करोगे, चना या फिर काला चना, तो आप कैसे फिर से बता पाओगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, का धान, खा बाजरा, गा गेहूं, घा मक्का, तो अब आप इसमें कैसे बताओगे भाई कि इसमें से कौन सी रबी फसल है। तो इसीलिए मैंने आपको यह बताया है कि चार रबी और 4 खरीफ फसलों का नाम याद रखना। पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले मैं आपको रबी फसल बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये आपका रबी फसल में जैसे आपका कौन कौन सा है, रबी फसल में आप लोगों का है जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं आप लोगों का रबी फसल है। एंड आप लोगों का जौ है, मटर है, चना है, क्या है, जौ है, मटर है, ठीक है, चना है, ये सारे क्या है, ध्यान से समझना, ये सारे आपके रबी फसल हैं। अब खरीफ फसल में आप लोगों का क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। खरीफ फसल में जैसे आपका चावल आता है, चावल, ठीक है, मक्का आता है, मक्का, ज्वार आता है, ये सारे। अब इसमें बताओ कौन सी आप लोगों का एक रबी की फसल है। अब इसमें बच्चा पार्टी यहाँ गेहूं, जौ, मटर, चना, इसमें चना वाला ऑप्शन था तो आपने चना पर मार दिया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, गेहूं, तो गेहूं पर आप लोग मार दो। मतलब अगर आप 4 याद कर लोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाना आप तुरंत कर दोगे, ठीक है, ऐसा याद करो। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूं उसी को बिल्कुल याद कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार। अगर कुछ भी और पूछ ले, अगर जौ इसमें ऑप्शन दे देता, गेहूं नहीं देता, जौ दे देता, मटर दे देता, तो आपको पता है ना कि 4 हमें पता है भाई ये वाला, तो आप तुरंत सही मारोगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको रटो मत, इसका कॉन्सेप्ट समझो, मतलब रबी की फसल, खरीफ की फसल, इन सारी को आप समझो, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चैप्टर को जो नहीं पढ़े स्टूडेंट, वो आप लोग सीधा इसको याद कर लेना, जैसा बता रहा हूं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। का ऑप्शन है अधिकतम सहायता मूल्य, खा है न्यूनतम सहायता मूल्य, गा है मध्यम सहायता मूल्य और घा है प्रभावी सहायता मूल्य। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आखिर कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आप लोगों का दिमाग दौड़ रहा होगा, तो इसमें आप लोग याद रखना, देखो इसमें आपका न्यूनतम सहायता मूल्य, देखो बहुत ज्यादा, बहुत अधिकतम मतलब नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा मध्यम, मतलब न्यूनतम करता है कि सभी किसान को मिले और सभी के लिए अच्छा रहे, ठीक है, फसलों के लिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यार ये तो आपका मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, मतलब कई सारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं पेपर में, तो आप लोग इसको 3 स्टार वाला प्रश्न समझ लेना, मतलब बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लो, ठीक है, याद ही कर लो कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। आप लोग बताओ फटाक से कौन सा ऑप्शन सही होगा। का आपके पास है बॉक्साइट, खा है लौह, अयस्क, गा है घा है तांबा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है 15 वाले क्वेश्चन का, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन सही है अर्वरक। क्या सही है, अर्वरक बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ही करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ओके, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है उत्तराखंड, खा है तमिलनाडु, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है आपके पास कौन सा ऑप्शन है, राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र इन चारों में से कहां स्थित है। आप लोग देखो इसमें आप लोगों का जो विशाल केंद्र है वो आप लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। बिल्कुल याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसको याद करके ही जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का टॉपर आप लोग ही रहोगे जो हमारा वीडियो लगातार देखोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मानचित्र संबंधित प्रश्न, 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखो, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी से घटता है।
का आपका है रेल परिवहन, खा है आपका सड़क परिवहन, गा है पाइप परिवहन, जा है आपका घा है जल परिवहन। तो ध्यान रखना पाइप परिवहन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है ना कौन सा साधन वाहन हानियों तथा देरी से घटता है, तो पाइप परिवहन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ आपको 17 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछे आप फटाक से बताओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया 17 नंबर क्वेश्चन तक। अब चलो अब हम लोग अगला भी क्वेश्चन देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग फोकस करो, यहां से क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है, यानी कि 18 वाली पर, ठीक है। आपका निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? भारत में पूछा जा रहा है, सभी को पता होगा क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर का है पाइप लाइन, एंड खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, घा है वायु परिवहन। देखो भारत जो है ना एक सड़कों का जाल है, इसमें बहुत सारे सड़कें हैं। और हाँ एक बात याद रखना, जैसे आप अपने माइंड से लगाओ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप किसके द्वारा जाओगे? वायु परिवहन हेलीकॉप्टर से जाओगे, या फिर पाइप द्वारा जाओगे, या फिर रेल परिवहन द्वारा जाओगे? देखो रेल परिवहन के द्वारा जाओगे, ठीक है, जाते भी होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, और वायु परिवहन के द्वारा भी गए होंगे, लेकिन ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? किसका? सड़क का। तो सड़क परिवहन राइट है, ठीक है। कुछ लाना है तो सड़क के द्वारा, कहीं जाना है छोटे मोटे काम करने के लिए सड़क के द्वारा, तो ये बिल्कुल राइट है भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग फोकस करो। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है? का ऑप्शन है चेन्नई, खा है आपका पारादीप, एंड गा है आपका तूतीकोरिन, एंड घा है आपका विशाखापट्टनम। तो आप लोग बताओ यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो आपको ये देखो, सबसे पहले पूछ क्या कह रहा कि पत्तन, वह कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है? अब जो पूर्वी तट पर स्थित है वो कौन सा है? वो आपका विशाखापट्टनम है, ये आप लोग याद रखना। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 समझो कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? आपका ऑप्शन नंबर का है सामूहिक सरकार, खा है सामुदायिक सरकार, एंड गा है राजतंत्र, एंड घा है एक पक्षीय सरकार। देखो बेल्जियम की बात की जा रही ना, तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? इन चारों में से देखो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। कौन सी है? सामुदायिक सरकार। तो ये आप लोग बिल्कुल सही लगा लो क्योंकि ये आपका राइट आंसर है सामुदायिक सरकार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप लोग फोकस करो कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उनके 4 विषय भी बताए हैं, समवर्ती सूची के 4 विषय भी बताए हैं। अब अगर आपको नहीं याद है, आप हमसे नहीं पढ़े हो, तो भाई आप खुद से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े तो इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है शिक्षा, खा है पुलिस, गा है कृषि, एंड घा है आपका रक्षा। तो इसमें से शिक्षा जो है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है, ठीक है, शिक्षा याद रखना। ओके, समझ में आया यहां तक 21 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है आपका अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। तो इसमें से आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। देखो संघीय राज्य का मतलब क्या होता है? जिसका एक राज्य हो। जैसे आपका दिल्ली क्या है? दिल्ली एक सिटी है, ना कि एक राज्य है। क्या है? एक सिटी है। तो इसलिए आपका क्या है? एक संघीय राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है? एक शहर है, ठीक है। तो यहां से आपको 22 क्वेश्चन तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर फोकस करो। लिखा हुआ है भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इन चारों में से कहां है? का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल, घा है आपका पंचायती राज संस्थाएं। तो आप लोगों को यह बताना है भारत में जो औरतें होती हैं, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपका पंचायती राज संस्थाओं में है। कहां है? पंचायती राज संस्थाओं में। ओके, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? का ऑप्शन है श्रीलंका, खा है आपका पाकिस्तान, गा है बांग्लादेश, एंड घा है आपका नेपाल। तो इन चारों में से कौन सा है? तो इन चारों में से आपका श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का है। ओके, समझ में आ गया, श्रीलंका आपका राइट है।
अगला देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? औसत आय, औसत आय का मतलब एक दूसरा नाम और है। ऑप्शन नंबर का है कुल आय, खा है राष्ट्रीय आय, गा है प्रति व्यक्ति आय, एंड घा है ये सभी। देखो जो आपका औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्तियों का आय, वही आपका होता है औसत आय। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका 25 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन मतलब उसका अधिकता उत्पादन है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से हो। का आपके पास है प्राथमिक, खा है द्वितीयक, गा है तृतीयक, एंड घा है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सही क्या होगा? आपका देखो ध्यान रखना, प्रा से क्या है? प्राकृतिक, प्रा से प्राकृतिक, और प्रा से क्या होता है? प्रथम, प्राथमिक। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बनाया करो यार माइंड में। आप लोग भी यार बच्चे हो अच्छे, मतलब आप लोग अपने से कुछ ऐसा ट्रिक बनाया करो कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, ये आप लोग सोचा करो, थोड़ा ट्रिक बन जाएगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये आपका प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है इनमें से? का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। अब आप लोग ये बताओ कि इनमें से उत्पादन का साधन क्या है जिसके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे पास हो तो हम उत्पादन कर सकते हैं। इन चारों में से बताओ आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन चारों में से आपका सही क्या होगा? अगर आपके पास पूंजी है तो आप उत्पादन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पूंजी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा कारोबार कर लूं लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। ठीक है, तो पूंजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां अगला वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 28 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है 1982, खा है 1984, गा है 1985, घा है 1986। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों का है 1986। ठीक है, 1986 आप लोगों का राइट आंसर है। तो ये है हमारा आज का सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद करके ही जाना। इसके बाद आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारा बताने वाला हूं। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लघुत्तरीय प्रश्न है उसे बताऊंगा विद सॉल्यूशन आंसर के साथ। ठीक है, फिर आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दूंगा और आपका पूरा सामाजिक विज्ञान की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, जितना मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं उसको नोट करके याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। ठीक है, और इसको मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका योगदान किसका था? सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का। मैं आपको कहता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा क्योंकि ये आपका अति लघुत्तरीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां अब आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको यह समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क है, नाम आप ध्यान याद रखना। ठीक है, ध्यान से, कि ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उन्हें जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय में, आई होप कि आपको याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, तो आप लोग याद करके ही जाना बोर्ड परीक्षा में। लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है, रॉलेट एक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून था जो कि भारतीयों पर लगाया गया था।
ओके, तो इसको मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी कब की बात है, सॉरी हाँ 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। ये एक कानून है जो कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो भारतीय लोग थे उस पर कोई भी मुकदमा चलाए बिना, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, ठीक है, चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था या बंद किया जा सकता था। देखो ये भारतीयों के लिए बहुत गड़बड़ कानून था, ठीक है, क्योंकि देखो गलती हो या ना हो केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलता था कि मुकदमे को चलाया जाए और जिसकी जीत हो वही आपका सही रहेगा, लेकिन नहीं, किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है। इसे याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स बना लो, इसे आप बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है ये समझो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन है उसे क्यों और कब वापस लिया गया ये बताना है। सबसे पहले आपको क्यों वापस लिया गया ये भी पता होना चाहिए और कब वापस लिया गया। सबसे पहले यह समझो कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में, कब, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। ये घटना याद रखना, चौरी चौरा की घटना, ठीक है। और कब वापस लिया गया, 1922 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 ईस्वी में आपका वापस लिया गया और घटना कौन सी है, चौरी चौरा की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लिया गया था। ओके, तो याद कर लो आप ये सारे क्वेश्चंस, जितना मैंने बता दिया है ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझो यहां कि आपका भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। जो भूमंडलीकरण होता है या फिर इसे वैश्वीकरण कहा जा सकता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो यहां आपको यह समझना है कि एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था होती है को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, मतलब संपूर्ण देश के, जो आपका संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो ये हमारा है भूमंडलीकरण और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसे नोट कर लेना और आप लोग बार बार इस क्वेश्चन का रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। यहां हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां आप लोगों को मैं लिख कर समझाऊंगा, ठीक है। यहां आप लोग ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जो मिट्टियां होती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं भारत में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो भारत में मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको कुछ मृदाएं बता देता हूं, वही मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। भारत में, ठीक है, भारत में जो जलोढ़ मृदा है, आई होप कि आपको ये सारी मृदाएं पता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो भारत में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा भी पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा एंड आपका जैसे लाल व पीली मृदा, ठीक है। देखो लाल व पीली मृदा एक ही मृदा है, ठीक है। जब इसका रंग पीला हो जाता है तो इसे पीली मृदा कहा जाता है, लाल रहता है तो लाल मृदा, ठीक है, एक ही मृदा है। तो लाल व पीली मृदा एंड आप लोगों को पता होगा लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है, ये हमारा लेटराइट मृदा है।
और कहीं कहीं जो आपका मरुस्थल क्षेत्र होता है ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा। और एक मृदा लिख लेना, जैसे जहां झाड़ियां होते हैं, वन होते हैं, वहां वन मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? वन मृदा। तो ये सारी मृदाएं आप मतलब भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी मृदाएं कहां पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। जैसे आपके जलोढ़ मृदा आप लोगों को पता होगा, काली मृदा, ठीक है, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एंड वन मृदा, ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक है, यहां आप लोग लिख लेना कि ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करके जाना, ये सारे सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा हो गया कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है जो जैव और अजैव संसाधन होता है। कौन सा संसाधन? यहां आप ध्यान से समझो, एक होता है जैव संसाधन, ठीक है, कौन सा? जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। क्या होते हैं, मतलब जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण देकर समझाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैव और अजैव संसाधन की परिभाषा और उदाहरण। तो नाम आप लोग देखो, एक का नाम है जैव संसाधन, एक का नाम है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा कि जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है। क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ध्यान से समझो कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वे आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए जैव संसाधन का, तो आप लोग लिख सकते हो मनुष्य, तो आप जानते ही हो कि मनुष्य जीवन व्याप्त करता है। ठीक है, और इनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। और बहुत सारे हैं, जैसे आपके मनुष्य हो गए, और आप लोग लिख सकते हो वनस्पति जगत। क्या लिख सकते हो? वनस्पति जगत, जो आपके वनस्पति जगत होते हैं। और आप लोग लिख सकते हो जैसे आपका प्राणी जगत है, प्राणी जगत। और जैसे आपका पशु है, पशुधन, ठीक है, पशुधन आदि। तो इतना अगर आप याद रखते हो तो बहुत है। ठीक है, जैव संसाधन के बारे में मैंने मनुष्य बता दिया, आपके वनस्पति जगत, प्राणी जगत में जैसे बहुत सारे आते हैं, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, सारे पशुधन। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके जैव संसाधन है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होता है ये भी समझ लो। अजैव संसाधन का मतलब होता है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं। ये मेन पॉइंट है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिस स्थान पर रहेंगे उसी स्थान पर रह जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, पाचन श्वसन उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वही आपका अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे आप लोग लिख सकते हो अजैव संसाधन, जैसे आप लोग लिख सकते हो चट्टाने। चट्टाने भाई आपका निर्जीव है। ठीक है, चट्टाने लिख दो, मैं बहुत इजी बता रहा हूं आपके लैंग्वेज में। और आप लोग लिख सकते हो धातुएं, धातुएं भी आपका है। तो ये सारे आपके जैव और अजैव संसाधन है। जैव और अजैव संसाधन ये दोनों आप याद करके जाना। इन दोनों में आपका एक ना एक हो सकता है आ जाए, या फिर दोनों साथ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। तो जैव और अजैव संसाधन, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो क्या पूछ रहा है। यहां लिखा हुआ है कि भारत की 4 रबी फसल, जैसे जो भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखो, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। ये दोनों अलग अलग फसलें हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की 4 रबी फसलें और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। ठीक है, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, निम्नलिखित में से रबी फसल है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, आपके ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करके ही जाना, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय भी यहां से आता है और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा यहां से बनते हैं। ठीक है,
यहां आप लोग देखो कि पहले मैं आपको बताऊंगा भारत की 4 रबी फसलें, भारत की 4 रबी फसलें। तो जैसे आपका गेहूं है, गेहूं आपकी रबी फसल है, याद रखना गेहूं रबी फसल है तो चावल आपका खरीफ फसल है, इतना याद रखना। उल्टा दोनों याद रखना, गेहूं जो आपका है रबी फसल है और चावल जो है आपका खरीफ फसल है। ठीक है, याद करने का ट्रिक देखो, यहां से रा एक अक्षर है, वी एक अक्षर, यहां से गे एक अक्षर, हूं एक अक्षर, यानी कि 2 अक्षर, यानी कि रवि तो आपका गेहूं 2 है, यहां आपका खरीफ खा और री और फा 3 है, तो चा औवा औला चावल तो 3 है। तो रवि आपको क्या होगा, गेहूं होगा, खरीफ क्या होगा, चावल होगा। तो ये एक एक याद रखना है। ठीक है, तो रवि फसलें जैसे आपका गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सारे आपके क्या है, रवि फसलें हैं। ठीक है, तथा आपकी खरीफ फसलों में आपका चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली है आदि प्रमुख है। तो यहां आप एक तो याद ही रख सकते हो, गेहूं आपका रबी फसल है और चावल आपका खरीफ फसल है। ठीक है, तो ये 2 मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और आपको 4 पूछा जाए तो ये सारे याद रखना, जैसे आपके रबी फसल हैं गेहूं, मटर, चना, सरसों। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। और खरीफ फसलों में जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली, ये सारे आपके खरीफ फसलें हैं। तो आपको याद रखना है रबी फसलें और खरीफ फसलें। ठीक है, ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पूछ रहा है कि गहन खेती की 2 विशेषताएं लिखिए। गहन खेती का मतलब होता है बहुत अच्छी खेती। ठीक है, तो गहन खेती की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि गहन कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये जरूर लिख देना कि यहां से आपको ये पता चल जाए कि जैसे जो गहन खेती की पहली विशेषता है, ठीक है, जैसे अधिक उत्पादन के लिए अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो अधिक मात्रा में रासायन खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो उसमें अच्छी तरह से, ठीक है, रासायन खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छी तरह से सिंचाई का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मतलब ज्यादा उत्पादन होगा। तो ये मेन पॉइंट है गहन खेती के लिए। अगर आपको गहन खेती करना है, अच्छे से खेती करना है, ज्यादा उत्पादन करना है, तो यहां सीधा लिख दिया गया है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा यहां कह रहा है कि भूमि का आकार छोटा होने के कारण। गहन खेती में क्या होता है, जैसे भूमि का आकार छोटा होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कम खेत होता है, ठीक है, बहुत कम खेत होता है। तो छोटे जो किसान होते हैं, जैसे भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। जैसे भूमि पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे आप लोग देखते हो देहात में भी जहां छोटा खेत होता है वहां थोड़ा सा कुछ और बुआई कर देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, ताकि वहां से सब्जी ले सकें, खा सकें। ठीक है, तो वही यहां कहा गया है कि गहन खेती करना है तो भाई अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में खनिज, जो आपका रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। यह है गहन खेती की 2 वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता जो आपको याद कर लेना है। रोपण कृषि की भी याद कर लेना, ठीक है, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद करके ही जाना। ठीक है, यहां आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। लिखा हुआ है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं क्या होता है या किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए या फिर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है आखिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको समझा देता हूं कि जो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन काल मतलब होता है पुराने काल से, पुराने समय से। ठीक है, तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग पुराने यानी कि प्राचीन काल से किया जा रहा है और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के ये सारे परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके इन स्रोतों में लकड़ी बहुत पुरानी चीज है जिनका उपयोग किया जाता था खाना बनाने में। अब तो नई तकनीक आने लगी हैं, लेकिन पहले लकड़ी से ही खाना बनता था और इसका खाना स्वादिष्ट भी होता था। कोयला जो कि है आप लोग देख सकते हो, ये सब प्राचीन काल से है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या है, प्राचीन काल से हैं। ठीक है, यही तो आपकी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं।
और यहां एक क्वेश्चन और इसमें जुड़ा हुआ है कि भारत में जो खनिज तेल है उनके 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए। 2 क्षेत्रों का नाम आपको बताना है। तो यहां आप डालना कि भारत में जो मुंबई हाई है, ठीक है, मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, गुजरात और असम जो है प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ये याद रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए। तो ये आपके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन की कोई 3 लाभ लिखिए। जैसे आप लोग सड़कों पर दिन भर चलते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, गाड़ियां चलाते होंगे, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और डेली आप काम भी करते हो सड़कों पर, तो फिर आप क्या बताओगे? तो यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि विश्व जो है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क जाल मतलब बहुत सारी सड़कें हैं। सड़क परिवहन की 3 जो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर आप देखो, जो कि पहला गुण है कि सड़क जो है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं और आपका और बहुत सारे साधन हैं। तो फिर जो सड़क वाले साधन होते हैं वो आपका एक क्या करता है, कड़ी के रूप का कार्य करता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहां दूसरा पॉइंट समझो कि सड़कों का निर्माण जो है लागत कम होती है। जैसे अगर आप सड़कों का निर्माण करना चाहते हो तो उसकी जो लागत है उसमें कम पैसे लगते हैं, कम लागत में भी सड़कों का निर्माण हो जाता है। और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। जो सड़क है उसको ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि समतल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क का गुण। ठीक है, सड़क के लाभ, सड़क के गुण। तो ये हमारा दूसरा हो चुका है। तीसरा देखो, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क जो होता है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम है। जो सामान लादने या फिर उतारने का जो किराया है, लागत है, वो बहुत कम है। ठीक है, और अगर आप वायुयान यानी कि आप हेलीकॉप्टर से जाओ तो फिर उसमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो सड़क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क के द्वारा हम छोटे छोटे काम भी करते हैं। ठीक है, कहीं आना जाना है तो सड़कों के द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 गुण आपको सड़क परिवहन का, ये VIMP है, याद करके जाना और ये आप लोग गुण याद कर लेना। ठीक है, यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है लोकतंत्र। जो भारतीय लोकतंत्र की आपको 3 विशेषताएं बताना है, या 3 विशेषताएं लिखिए। किसका? भारतीय लोकतंत्र का। भारतीय लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र है उनकी 3 विशेषताएं आपको बताना है। तो फिर हम लोग एक एक को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये लिख देना कि भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से हैं, जैसे पहली विशेषता अगर बताया जाए तो सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का निर्माण है जन निर्वाचित यानी कि जन मतलब जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और जो सरकार बनता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब जनता अगर जो कहे उसे करने के लिए उत्तरदायी भी होता है। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जब हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है, मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जो जीतता है वही बादशाह हो जाता है। ठीक है, वही मुख्यमंत्री हो जाता है, वही प्रधान हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, यहां देखो चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता रहता है। मतलब ये जो है चुनाव जो है समय समय पर कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका लगातार चुनाव हो या फिर बहुत वर्षों के बाद हो, समय समय पर कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको 3 जो है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं याद रखना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप याद कर लो। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस आप 100% लिख लो कि आएगा और याद करके जाना। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। जो धर्म निरपेक्षता है उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, धर्म निरपेक्षता का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो ये क्वेश्चन याद करके जाना। लिखा हुआ राज्य का अपना कोई धर्म ना हो,
कोई भी राज्य है उसका अपना कोई धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत बता रहा हूं कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके। मतलब जो राज्य में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उसे कोई भी धर्म दिया जाए तो उसे वह अपना सके, और तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करे, तो ये स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। मतलब धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। भेदभाव अगर होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति को धर्म दिया जाए उसे अपना ले, तो वही धर्मनिरपेक्षता होता है, और ऐसा बहुत कम होता है। तो राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो हैं स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना ले, ठीक है, अपना सके, तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करें, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैंने VIMP लिखा भी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न मतलब होता है, याद रखना, मैंने नीचे लिखा भी है गुप्त बेरोजगारी, ठीक। गुप्त बेरोजगारी में बीच में विभेद आपको बताना है। एक होता है खुली बेरोजगारी जिसे खुला किया जाता है, ठीक है, और एक होता है गुप्त बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच आपको विभेद बताना है, अंतर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप हेडिंग डालना खुली बेरोजगारी और लिखना वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम व्यक्ति, जो श्रम यानी कि श्रमिक हैं, ठीक है, जो काम करने वाले हैं, श्रम शक्ति, ठीक है, श्रम शक्ति हो, श्रम शक्ति तो अधिक है, मतलब आपको कहना है वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है, मतलब वहां काम करने की शक्ति अधिक है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा है, किंतु वहां का जो ढांचा है वो छोटा है, उसमें आदमी तो बहुत है काम करने वाले, लेकिन काम जो है ना कम है, ठीक है, उतने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, तो वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, मतलब खर्च नहीं कर पाता। अर्थात श्रमिक काम करना तो चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ये हमारा हो गया खुली बेरोजगारी, ठीक है। याद रहेगा, खुली बेरोजगारी काफी आसान है, वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में जो आपका श्रम शक्ति तो बहुत है, बहुत अधिक है, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को खपा नहीं कर पाता। अर्थात जो है श्रमिक काम करना तो चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता, ठीक है। ये बेरोजगारी जो है भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां अब आप लोग देखो, जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है या फिर गुप्त बेरोजगारी, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों याद कर लेना कि वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम करने में लगे हुए दिखाई देते हैं, काम तो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, भूमि के किसी टुकड़े पर, कोई भी टुकड़ा है, उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं। भूमि के एक छोटा टुकड़ा है जिस पर 8 लोग काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है। मतलब वहां काम क्या है ना, 5 ही लोगों का है। जितना 5 लोगों के काम करने से होता है वह आपके छुपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं। मतलब 5 लोग वह काम कर सकते हैं लेकिन 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं। काम करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं कि भैया ये 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम 5 व्यक्ति भी कर सकता था, तो यहाँ 3 लोग वैसे लगे हुए हैं। तो मतलब काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन उतना ही होता है, ठीक है। तो वो आपका होता है गुप्त बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी और आपका गुप्त बेरोजगारी, ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे आप क्या समझते हो। प्रति व्यक्ति आय नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपको मैं समझा देता हूं, आज के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय मतलब होता है कितनी अर्निंग है, कितनी आय है, ठीक है, को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। जैसे किसी देश की अगर आय की बात की जाए 1000 है, ठीक है, कुल आय 1000 है, जनसंख्या कितना है 100 है, ठीक है, तो हम भाग देते हैं, ये हमारा जनसंख्या है, ये देश की कुल आय है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है। तो यहां आप 10 काट दो, 10 यहां 10, एक व्यक्तियों की आय 10 है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए है। तो इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक व्यक्तियों का आय,
तो अगर आपकी जितनी जनसंख्या है 100 लोग हैं और मैंने एक मोटी मोटा लिया है 1000 आपकी मतलब आय है, तो भाग दोगे तो एक व्यक्ति का 10 ही रुपया तो आएगा। तो मतलब आपको जनसंख्या पता चल जाए और आपकी कुल देश की आय पता चल जाए तो आप एक एक व्यक्तियों की आय पता कर सकते हो। तो ये हमारा है प्रति व्यक्ति आय, जो कि बहुत आसान है, आप लोग याद कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा देखो, यहां आप ध्यान से समझना कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। एक है वैश्वीकरण, मैंने आपको पढ़ाया था अभी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगर आपसे अलग अकेले पूछा जाए वैश्वीकरण तो आपको ये लिखना है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, ये चीज लिखना है। ये आपका लॉन्ग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अति लघु उत्तरीय में। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कह रहा है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, वही तो वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाएं और आपका तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं और तकनीक है, उनका आज एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इसी वैश्वीकरण के कारण। तथा श्रम का भी आदान प्रदान हो रहा है। श्रमिक जो काम करने वाले हैं एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं। आप लोग देखते होंगे इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। यहां कह रहा है जबकि वे अपनी इकाइयां मतलब अपनी सामान, सारी चीजें, अपनी बातें संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं, भेजती हैं। ये आपका वैश्वीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा। तो ये है वैश्वीकरण और अपने शब्दों में मैंने स्पष्ट कर दिया। बस इतना अगर आप लिख लोगे तो फिर एक भी मार्क आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। अगर अति लघु उत्तरीय की बात की जाए तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग जैसे वन मृदा की विशेषता, मरुस्थलीय मृदा की विशेषता, ये सारे याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है मृदाएं जो पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये बहुत ज्यादा VIMP है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे ही बोर्ड परीक्षा में जाना। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये आपको कंप्लीट करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। लिखा हुआ है कि जो आपकी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे फ्रांस जो है, फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां उत्तर है कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस व यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, मैं आपको एक एक प्रभाव को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा, पहला देखो। ठीक है, पहला है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ। एक लुई वंश था जिसका शासन था फ्रांस में, तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो ये जो लुई वंश का शासन है इसका अंत हुआ। ठीक है, उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई। जो लोकतांत्रिक शासन है, जो जनता के पक्ष में होती है, ठीक है, तो उनकी स्थापना की गई। तो ये पहला परिवर्तन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। ठीक है, ये पहला है फ्रांस में आपका प्रभाव। ठीक है, दूसरा देखो, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी, क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जो सरकार है उनके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जैसे आप देख सकते हो सड़क बनवाए गए, पुल कई सारे बनवाए गए, नहर, अस्पताल, बांध, स्कूल आदि का निर्माण किया गया।
ठीक है। जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाकर शिक्षित हो सके, सड़क का निर्माण किया गया कि ज्यादा, जैसे आपके एक गांव से दूसरे गांव में बाजार जाना हो तो सड़कों का भी निर्माण किया गया, अस्पतालों का गांव गांव में निर्माण किया गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो यहां आपका तीसरा जो है, यहां जो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा, जो फ्रेंच भाषा है, फ्रांस की भाषा है, उसको राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। जैसे जो फ्रांस की भाषा है उसको राष्ट्रभाषा और जो फ्रेंच तिरंगा है उसको राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अगर उन्हीं के देश का मतलब तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया और फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन हुए, ये सारे प्रभाव हैं। यहां चौथा देख सकते हो कि आंतरिक आयात या निर्यात शुल्क हटा दिए गए। जो आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क है उसको हटा दिए गए, ठीक है। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो भार और नाप, ठीक है, इनकी एक समान व्यवस्था लागू किया गया। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं उनके लिए दूसरा व्यवस्था और अमीर के लिए दूसरी व्यवस्था, नहीं, सभी के लिए एक समान व्यवस्था। जो गरीब हैं चाहे अमीर हो, सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है। यहां देखो अगला पॉइंट पांचवा है कि शासन, जो आपका शासक है, शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत किया गया। जैसे ये सारे जो वर्ग थे ये राज करते थे, ठीक है, लेकिन इनका अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। जो जैसे देखो कानून के सामने सभी को बराबर माना गया, चाहे वो चाहे जिस वर्ग के हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे पादरी वर्ग और चाहे निम्न वर्ग के, सभी को अच्छा माना गया, कानून के समक्ष बराबर माना गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रांस में प्रभाव। 5 प्रभाव अगर आप ये लिख देते हो एक भी मार्क नहीं कटेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो ये आपका फ्रांस में प्रभाव। अभी हमें क्या समझना है, एक और समझना है यूरोप पर प्रभाव। तो अब हम लोग समझ लेते हैं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा यूरोप पर प्रभाव। तो यूरोप पर कई सारे प्रभाव पड़े। जैसे पहला देख सकते हो, यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राज्यों का उदय होने लगा। जैसे यूरोप में भी जो राष्ट्रवाद है उसको मजबूती मिली, बहुत ज्यादा मजबूती मिली, ठीक है, और राज्यों का उदय होने लगा, ठीक है। ये है यूरोप पर प्रभाव। यहां दूसरा देख सकते हो, लोकतांत्रिक, जो आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला, ठीक है। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनको विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार पर बल दिया गया, इस विचार को बल दिया गया। जैसे सरकार, जो सरकार है, जैसे जनता अगर वोट देती है तभी सरकार बनता है, तो यहां इस पर बल दिया गया कि सरकार जनता द्वारा, देखो सरकार जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, तो सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। अगर सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है तो सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता का भला सोचना चाहिए, ठीक है, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहिए, ये सारी इस पर बल दिया गया, ठीक है। ये है यूरोप पर प्रभाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तीसरा देख सकते हो कि यूरोप में भी सामाजिक, जो आपका सामाजिक विचारधारा का प्रचार होने लगा। जो सामाजिक विचारधारा है उनका प्रचार होने लगा, जिस कारण जो आपका सामाजिक है, ठीक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा, ठीक है। जैसे सामाजिक जो है, राजनीतिक आपके एंड आर्थिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। ये है यूरोप पर प्रभाव हमारा तीसरा। चौथा देखो जो यूरोप पर प्रभाव है वह यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्रों के ने अपने यहां जो क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। तो ये है 4 आपके यूरोप पर प्रभाव। अगर आप यूरोप पर और फ्रांस पर दोनों प्रभाव याद कर लेते हो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बना लो, आप लोग नोट्स बनाकर याद करो कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग जान गए होंगे और आप लोग नोट्स बनाकर इसको बार बार याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है कई बार मॉडल पेपर और आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। लिखा गया है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिखना है।
ठीक है। या फिर इसी प्रश्न को पूछ सकता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जैसे इटली के पूरी एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इन दो प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पूरा इटली का एकीकरण समझाने वाला हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हुई जो निम्न प्रकार से है। कब हुई ये याद रखना, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से है। हम एक एक को देखने वाले हैं। जैसा पहला देखो, पहला है इस समय। ठीक है, इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब वर्ग, ठीक है, राज्यों में बिखरा हुआ था। मतलब इटली कई सारे अनेक जो आपका अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब वर्ग जो साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। बहुत ज्यादा जो इटली बिखरा हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो समझो कि 1830 के दशक में जो ज्यूसेppe मैत्सनी, ये याद रखना, एक आपके नेता है। ठीक है, इनमें जो भूमिका निभाने वाले ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए प्रयास, जो सबसे ज्यादा प्रयास किया, क्या किया, सबसे ज्यादा प्रयास किया। और उसने यंग इटली, ठीक है, नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूं कि 1830 के दशक में जो ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप याद रखना मैत्सनी, ठीक है, या फिर मैंजनी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक है। यहां देखो अगला तीसरा है कि सार्डिनिया पीडमार्ट, जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री हैं, ये सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूल, ये दूसरे नेता हैं। 3 नेता का बताया गया है इसमें, तो ये दूसरे हैं कि सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूल ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए, मतलब प्रारंभ किया या प्रारंभ हुए, ठीक है, जो प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब जो आंदोलन प्रारंभ किया गया कि इटली को एकीकृत किया जाए, ठीक है, तो उनको समर्थन दिया। लाइक यहां आप देख सकते हो कि सार्डिनिया पीडमार्ट के जो प्रधानमंत्री काबूल ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमार्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, यहां अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखो, समझना है, सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, लिखा गया है कि आपका 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, जो ऑस्ट्रिया है उसे पराजित किया। ठीक है, एंड इस युद्ध में ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। ये भी आपके नेता हैं, तो अनेक सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, तो यहां आपको ये समझ लेना है कि जो 1859 में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को। याद रखना ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और इस युद्ध में जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया, इनके नेतृत्व में बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, फिर यहां हमारा लास्ट नंबर पॉइंट है 5वां, इतना याद कर लेना बस, कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी यह जो है एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहां क्या कह रहा है कि 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और यह 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। तो 1870 ईस्वी में जो आपका इटली का एकीकरण है ये पूर्ण हुआ था। तो ये हमारा है 5 नंबर पॉइंट। और इतना अगर आप इटली के एकीकरण में याद करके जाते हो तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट हैं जो आप लिख दोगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो समझ जाएगा बच्चे ने पढ़ाई किया है और हाँ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लिख दिया है। तो ये हमारे हैं इटली के एकीकरण। आप ये 2 प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा है इटली का एकीकरण। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इटली का एकीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ये है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय
उपाय आपको सुझाइए। ठीक है, यानी कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय आपको समझाना है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा उपाय किए गए हैं कि जो आपकी कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां छोटा सा लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो कि सभी स्टूडेंट को पता है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ आपके जो आपका संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। 60% से भी ज्यादा जो जनता है या फिर 60% से भी ज्यादा या फिर अधिक लोगों को जो आपका आजीविका प्रदान करने वाली जो कृषि है उसमें कुछ मतलब परिवर्तन यानी कि कुछ संस्थागत तथा आपके जो आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है, सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, जो सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे पहला देखो, पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन किया गया। जैसे देख सकते हो किसान, जो किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी। क्या थी? अभिशाप थी। जो जमींदारी प्रथा थी एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया। ठीक है, जो भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया, मालिक हो गए जो जमीन के थे। ठीक है, तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। ओके, तो ये पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आपको समझना है खेतों की चकबंदी। जो खेतों की चकबंदी है, पहले जो था किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे। पहले क्या होता था, जो किसान हैं उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत होते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे। जो आर्थिक रूप से बहुत गैर लाभकारी होते थे, कहीं छोटा सा खेत यहाँ है, कहीं 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे करते थे, तो वो उतना अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे। इसलिए छोटे छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई, चकबंदी कर दी गई और इकट्ठा खेत दे दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेतों की चकबंदी। तो पहले किसानों के पास क्या होता था, छोटे छोटे खेत होते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। फिर अगला पॉइंट आप लोग समझो, अगला पॉइंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति में देखो कि सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए। जैसे सरकार सोचती है कि किसानों का अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्योंकि किसान के द्वारा ही सभी को भोजन मिलता है। ठीक है, तो यहां इसीलिए सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाली बीज उपलब्ध करवाए। ठीक है, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। जो गेहूं है, गेहूं की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, इन्हें हम लोग हरित क्रांति का नाम दिया गया। ये हमारा है तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट आपको समझना है, ये क्या है कि प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण। जो प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, तो किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं जो थी उपलब्ध कराने के लिए कई छोटे छोटे या छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। मतलब जब किसानों की सिंचाई में काफी ज्यादा कठिनाई होने लगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो मतलब कई सारे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, ताकि इस परियोजना के द्वारा किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके। ठीक है, उसका फसल खराब ना हो। तो ये है हमारा चौथा नंबर पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाएं जो किसानों के लिए हैं, ठीक है, जो कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकती है। जैसे किसान को कम ब्याज पर, ठीक है, ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, जो ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। देखो, जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी स्थापना की गई ताकि जो किसान हैं यहां से कम ब्याज पर ऋण ले सकें और अपने खेत है ना उसको मतलब भरपूर सब कुछ दे सकें, उसकी बुआई कर सकें, उसकी जुताई कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है किसानों को। या अगला देखो, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। मतलब किसानों के लाभ के लिए सारी चीजें की गई हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की गई।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स याद रखना। यहां अगला है कि खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक मतलब जहां 2 घंटे 3 घंटे में खेत जोते जाते थे, वहां अब 5-10 मिनट में वो काम खत्म हो जाता है। तो यहां से जब टाइम बचेगा तो आप कहीं और टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारे हैं आपको इस क्वेश्चन के, जो आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको इतना सारा लिखना है। ठीक है, फिर आपको सरकारी संस्थाएं लिखना है, फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, एक भी मार्क आपका नहीं काटेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा है तीसरा नंबर। अब हम लोग देखेंगे जो चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां हमारा जो चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जैसे जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार या किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इस प्रकार से ज्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार से ज्यादा पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों से इसे समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे पहला देखो, ठीक है, इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। ठीक है, देखो पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, यहां आप देख सकते हो सभी लोकतांत्रिक देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, जहां लोकतंत्र की स्थापना है, देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब कोई भी चुनाव है तो एक बार जब चुनाव कोई जीत जाता है तो कुछ बहुत सालों के बाद, 4-5 साल के बाद चुनाव फिर से कराए जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। सभी दल जो है ना, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं। सभी दल, कोई भी दल है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकता है स्वतंत्र रूप से। और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। मतदाता जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये प्रतिनिधि जो जीतते हैं चुनाव, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये पहला हमारा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये जो आपका लोकतांत्रिक शासन से होने वाली लाभ है, तो पहला लाभ है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स तो आप याद रखना, अगर आपको हेडिंग्स याद है तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे बोर्ड परीक्षा में। दूसरा आप समझो कि कानून पर खुली चर्चा, जो कानून है उस पर आप खुली चर्चा भी कर सकते हो। जैसे लोकतांत्रिक देशों में, जो लोकतांत्रिक, जहां लोकतंत्र की स्थापना है, देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कानून बनाती है, जो सरकार है वो कोई भी कानून बनाए तो वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें होने के बाद उन्हें कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है। पूरी विचार विमर्श और बहस किया जाता है, तब उन्हें कानून बनाया जाता है। फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है कि वो जनता के लिए हमेशा अच्छा सोचे और जनता के पक्ष में हो। ठीक है, तो ये हमारा है कानून पर खुली चर्चा। ओके, ये सारे हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाभ हैं। अगला देखो, तीसरा, सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है, देखो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। देखो, जो सरकार कौन सी काम कर रही है, क्या कर रही है, ये नागरिक जान सकता है, ये इनका अधिकार है। तो जो लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिक है, नागरिक की सरकार तथा कामकाज, जो सरकार है तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है, और जानकारी पाते भी हैं सभी लोग। ठीक है, यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकते हैं। इसका पता कर सकते हैं, सूचना का अधिकार आपको मिलेगा। आप देख सकते हो न्यूज के द्वारा भी आपको मिल जाता है सूचना। ठीक है, और हर जगह से आप ले सकते हो क्या सरकार कर रही है, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, सारी चीजें पता कर सकते हो। तो ये हमारा है सूचना का अधिकार। ठीक है, ये हमें जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का तीसरा लाभ है। अगला हम देखते हैं चौथा, जो कि लास्ट है।
चौथा लाभ आप लोग समझो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जवाबदेह सरकार का गठन, जो जवाबदेह सरकार का गठन। ठीक है, यहां देखो लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है, जो कायदे कानून को मानती है, कानून को मानता है और लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, लोगों के जवाब को दे, कोई भी जनता कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब दे। ठीक है, तो लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। इस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था निश्चित रूप से जो अन्य शासनों से बेहतर है, और यह वैध शासन व्यवस्था इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। ठीक है, तो ये 4 लाभ हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये 4 आपसे पूछा था कि 4 लाभ बताइए, या फिर अगर इस टाइप से पूछे तो आप ये 4 लिख कर आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत किया गया है, तो आप लोग लाइक जरूर करना। ठीक है, शेयर भी करना फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया था कि भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। जो भारत में विदेशी व्यापार हैं, जो विदेशी व्यापार हैं उनकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको 3 विशेषताओं की व्याख्या करना है। हम लोग तीनों को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लिख देना कि भारत में विदेशी व्यापार हैं की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आप हेडिंग डालना पहला कि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग। ठीक है, जैसे एक देश ऐसी उद्योग की स्थापना एवं संचालन करता है, कोई भी देश है ऐसी उद्योग की स्थापना या फिर संचालन करता है जिनसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो सके। कोई भी देश है अगर किसी दूसरे देश से व्यापार करेगा तो वो ऐसे करेगा कि उसको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, और उस बाजार या देश, जो देश में बाजार है में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है, जहां उन्हें वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है, यानी कि धन मिलता है, पैसे मिलते हैं। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। जैसे कहीं पर ज्यादा चावल होता है, कहीं पर ज्यादा गेहूं होता है, तो उन सारी चीजों का अलग अलग सेल किया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर ज्यादा चाय होते हैं तो उनका दूसरे देश में सेल किया जाता है। ठीक है, तो वहां से वो बहुत ज्यादा लाभ पाते हैं। तो ये हमारा है अगला, जो हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना। पहला जो हमारा है व्यापार, जो आपका विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं। दूसरा आप विशेषता देखो कि औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, जो औद्योगिकीकरण है उनको प्रोत्साहन। तो विदेशी व्यापार के माध्यम से, जो विदेशी व्यापार है उनके माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, ठीक है, जैसे कच्चा माल व तकनीक ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाती है। जैसे जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार के माध्यम से, जो विदेशी व्यापार करते हैं उनके माध्यम से, ठीक है, देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीक ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, वो उपलब्ध हो जाते हैं तो हम अपना व्यापार कर सकते हैं। फलतः देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इससे जो देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारा है दूसरा नंबर विशेषता। आई होप कि आपको याद रहेगा, आप लोगों के लिए ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां देखो आपको, ये आपका तीसरा नंबर विशेषता है, तीसरा नंबर कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। ठीक है, विदेशी व्यापार या फिर विदेश व्यापार फलस्वरूप विभिन्न देशों के नागरिक, जो विदेशी व्यापार हैं या विदेश व्यापार के फलस्वरूप जो विभिन्न देशों के नागरिक हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे भाई कोई भी अगर सामान है, ठीक है, सामान है, तो अगर एक देश से दूसरे देश में आना है और उसको ले जाना है तो उन जो व्यक्ति रहेगा उनसे और इनका संपर्क हो जाएगा। अब संपर्क हो जाएगा तो इससे बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक देश का दूसरे देश से कांटेक्ट रहेगा तो काफी अच्छा रहता है। तो वहां जब इस देश में कोई सामान की कमी होगी तो उसे भेज दिया जाएगा, क्योंकि एक सामान से मित्र के सामान हो जाते हैं। ठीक है, संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण से परिचित होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फलस्वरूप सांस्कृतिक सहयोग एवं परस्पर विश्वास में वृद्धि होती है, और विश्वास में वृद्धि होती है।
तो ये है अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। तो ये 3 विशेषताएं हैं, अगर आप याद करके जाओगे तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेना, जितना क्वेश्चंस बताया गया है उनको नोट करके आप उसका रिवीजन करना, बार बार याद करना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तक याद रहे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा का तक आप ना भूलो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैंने आपको कई सारे सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन कराए जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के कमेंट को देखकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो ये है हमारे सामाजिक विज्ञान का जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये सामाजिक विज्ञान का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और सुबह आप लोगों को मैप का वीडियो आने वाला है, मैप का वीडियो। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न सब कुछ मैं आप लोगों का क्लियर कराने वाला हूं, तो आप लोग मैप वाला वीडियो जरूर देखना। 10 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। चलो हम लोग मिलते हैं सामाजिक विज्ञान के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।